अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे दुकान में, फैक्ट्री में प्रोविडेंट फंड नहीं कटता, वहाँ पर उतने एम्प्लॉय नहीं है। तो 2017 के बाद तो ये कंपलसरी कर दिया कि आधार नंबर है तो आपको पीएफ का नंबर बनाया जाए। पहले से काम कर रहा है तो उसको उसका बनवाना एम्प्लॉयर का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका वो ऑब्लिगेशन है। और वहां पर भी अगर कोई नहीं बना रहा है तो उसकी कंप्लेन, अगर एक सिर्फ ये मैसेज करके दे दे कि मेरा यूएन नंबर ये है, मैं यहां काम कर रहा हूं, मुझे नहीं बनाया जा रहा, बस। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी थी और इसका क्या मकसद है बनाने का? जिसको कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कहते हैं, वो 1 नवंबर 1952 से ये लागू या शॉप जो भी जहां पर भी 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सभी एस्टेब्लिशमेंट पूर्ण रूप से ईपीएफओ के अंदर कवर्ड होंगे। उस पर किसी भी तरह का किसी को भी कोई छूट नहीं। एक बार अगर इसके दायरे में आप आ गए तो चाहे आपके यहाँ एक कर्मचारी क्यों ना काम कर रहा है, उस कर्मचारी को उसका बेनिफिट मिलेगा। प्रोविडेंट फंड होता है, किस हिसाब से काटा जाता है, इसमें कितनी मतलब पार्टिसिपेशन होती है, कि कंपनी की कितनी होती है, जो एम्प्लॉय होता है उसने कितना जमा कराना होता है? 120 रुपये एम्प्लॉयर को काटना होगा, 240 रुपये वो ईपीएफ ऑफिस को जमा करना होगा जी। या कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, अब लाला जी ने उसको निकाल दिया या बंदा खुद जवाब देकर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, तो क्या उसका जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसकी चालू रहेगी, लागू रहेगी? प्रोविडेंट फंड के रूप में क्या है कि प्रोविडेंट फंड अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपको बीच में फंड की जरूरत है तो आप एडवांस ले सकते हैं। एक अगर एम्प्लॉय कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट से कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट में जाता है तो उसकी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाती है यूनिवर्सल अकाउंट से। क्या ये ईएसआई जो है और प्रोविडेंट फंड ये अलग अलग चीजें हैं कि यहाँ ये आपसे आपके जो कंसर्न है आपसे ये दो अलग डिपार्टमेंट हैं? वो अलग बात है कि दोनों डिपार्टमेंट भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। लो जी सज्जनों, एक बार फिर तो थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है SMZ न्यूज़ च। मैं हाँ वरिंदर। सो दोस्तों, साडा ये मकसद हुंदा है कि तुहाडे तक नवीं लाहेवंद जानकारियां वो लैके आउणा। अज दा जिहड़ा ये साडा प्रोग्राम है बेहद खास है उन्हां वीरां दे लई, उन्हां भैणां दे लई जो किसी फैक्ट्री च, किसी दफ्तर च, किसी शोरूम च या किसी अदारे दे विच काम करते हैं। क्योंकि अज दा जिहड़ा ये खास प्रोग्राम साडा जिहड़ा है वो प्रोविडेंट फंड नूं लैके है। इसलिए साडे नाल इस वेले मौजूद ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दे जो कि डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो प्रोविडेंट कमिश्नर ग्रेड 1 सौरभ स्वामी जी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं जी। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है SMZ न्यूज़ में जी। सो आज का जो प्रोग्राम है हमारा बेहद खास है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो जानकारियां हैं, जो लाहेवंद, जो अच्छी जानकारियां हैं प्रोविडेंट फंड को लेकर, आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी थी और इसका क्या मकसद है बनाने का? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल का जी कि आप जो है कितने अच्छे मुद्दे के साथ आए हैं जी। और मेरा मानना है कि एक ऐसी भारत सरकार की योजना है जिसके बारे में अभी भी बहुत लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ जी, तो 47 में आज़ाद के बाद जब संविधान को लागू किया गया तो संविधान के चौथे जो पार्ट 4 है उसमें डायरेक्टिव स्टेट जो पॉलिसी बनाई गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत उसमें सरकार ने ये रखा कि जो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, कि अगर एक जो कामगार आदमी है, जो वर्कर क्लास है, अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करता है तो जब उसके बुढ़ापे में या उसकी किसी भी तरह की उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई
तो फिर उसके लिए कौन उसकी देखरेख करेगा। तो वेलफेयर स्टेट मतलब एक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज जो कि देश कहते हैं, कि लोक कल्याणकारी राज का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने कामगार के, अपने वर्कर को, वर्कर क्लास के लिए सिर्फ उसके अच्छे दिन में ही नहीं, उनके बुरे दिन में भी उनका ध्यान रखें। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पार्लियामेंट के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जो कानून है, जिसको कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कहते हैं, वो 1 नवंबर 1952 से ये लागू होगी। अब 1 नवंबर 1952 पे ये किस पे लागू होगी, तो उस समय सरकार ने ये कहा कि वैसे प्रतिष्ठान मतलब वैसे एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी आप उसका, क्योंकि एक पूरी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप जितने भी तरह के एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, फैक्ट्री या शॉप, जो भी, जहाँ पर भी 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सभी एस्टेब्लिशमेंट पूर्ण रूप से ईपीएफओ के अंदर कवर्ड होंगे। उस पर किसी भी तरह का किसी को भी कोई छूट नहीं है। मतलब 20 मिनिमम 20 होने चाहिए। मिनिमम 20 होने तो ये तो नहीं है प्रोविजन के ये जो दुकान है या कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या फर्म है या प्रोप्राइटरशिप है या नहीं रजिस्टर, इस तरह का कोई प्रोविजन तो नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया कोई इसमें किसी भी तरह के किसी को छूट नहीं है जी। सिर्फ छूट किसको है? छूट सिर्फ उसी संस्थान को है जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वैसे उनके कर्मचारी जिनको कि उनकी योजना के तहत पीएफ और पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार के वैसे प्रतिष्ठान, वैसे एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि अगर पीएफ और पेंशन की बेनिफिट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई आप जैसे एक मनरेगा है जो भारत सरकार की एक योजना है जी, लेकिन मनरेगा के जो कर्मचारी, मनरेगा कम पूरी तरह से भारत सरकार की और राज्य सरकार की सम्मिलित एक योजना है, उसके तहत में अगर उनके कर्मचारी को पीएफ और पेंशन का, भारत सरकार के या राज्य सरकार के पीएफ पेंशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर ईपीएफ लागू होती है जी। तो वैसे प्राइवेट प्रतिष्ठान को तो आप भूल जाए, जो सरकारी प्रतिष्ठान भी हैं, सरकारी संस्था भी हैं, अगर जितनी भी सरकारी निगम, जितने भी, जैसे आप अगर बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, जितनी भी कंपनी आप देख लें, इसमें किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को ये छूट नहीं है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा कानून होता है कि अगर आप देखेंगे कि सबसे अगर आप कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट एक्ट है, कि एक ऐसा ये एक्ट है जिसमें कि मैं आगे बताना चाह रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आपने सवाल किया कि 20 जहाँ पे भी वर्क करेंगे उस पर ईपीएफ एक्ट लागू होगी, और जिस पर एक बार लागू हो गई, जैसे सपोज कीजिए आज 20 है और कल के डेट में वो घट के 15 हो गई, तो ईपीएफ के बारे में कहा जाता है कि वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। एक बार अगर इसके दायरे में आप आ गए तो चाहे आपके यहाँ एक कर्मचारी क्यों ना काम कर रहा है, उस कर्मचारी को उसका बेनिफिट मिलेगा जी। और इसमें एक कंडीशन सिर्फ यह है कि भारत सरकार, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट होने के नाते है, तो अमीर को अमीर बनाना लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन जो एक मिनिमम गारंटी सबको मिले, इसलिए वो कहा गया है कि 15,000 रुपये तक जिनको भी सैलरी मिल रही है उनको पूर्ण रूप से लागू, 15,000 बेसिक पर है, उस पे लागू होगी। मतलब जैसे कुछ दूसरे फंड है उनको छूट मतलब वो कवर्ड नहीं होंगे। तो मतलब जो 15,000 पे है बेसिक, उस पर ये चीज लागू होगी जी। तो इस पे जो भी प्रतिष्ठान है, जिस पर कि जहाँ पर भी कि मैंने पहले कहा कि जैसे अगर एक प्रतिष्ठान में सपोज करिए कि 19 आदमी जो है, वो एक ही प्रोविजन है कि एक्सक्लूडेड एक एम्प्लॉय की एक प्रोविजन है। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की अगर है कि किसी भी आदमी की सैलरी बहुत ज़्यादा अधिक है और वो अगर उसके एम्प्लॉय दोनों चाहते हैं कि हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे सिर्फ उस आदमी को उसकी छूट मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो भी आदमी अगर 15,000 के दायरे से नीचे हैं, उन पर किसी भी तरह का किसी भी अथॉरिटी को छूट देने का प्रावधान इसमें नहीं।
जी। अच्छा, बहुत सारे जो चीजें हैं, एक चीज और बताइए कि कितना जो प्रोविडेंट फंड होता है किस हिसाब से काटा जाता है, इसमें कितनी मतलब पार्टिसिपेशन होती है कि कंपनी की कितनी होती है, जो एम्प्लॉय होता है उसने कितना जमा कराना होता है? देखिए, शुरुआती दौर में मैं ये आपको बताया नहीं। भारत सरकार के जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत 3 योजनाएं हैं। जी पहले मैं उस योजना को बता दूं, उसके बाद जी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर 3 योजना क्या क्या ईपीएफओ के अंदर, कि ईपीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, दूसरा पेंशन फंड और तीसरा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। मतलब पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस 3 सुविधा एक कर्मचारी को ये ईपीएफओ प्रदान करती है। तो अब किस रूप से उसको प्रदान करती है? तो एक आदमी जो अपनी सैलरी का, एम्प्लॉय जो है उसके सैलरी का 12% उसका एम्प्लॉय डिडक्ट करेंगे और उसी का मैचिंग कंट्रीब्यूशन, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मैचिंग कंट्रीब्यूशन, कि अगर 12% एम्प्लॉय का है तो 12% एम्प्लॉयर भी पे करेंगे ये। और उस 12% जो एम्प्लॉयर का 12% है उसमें से 8.33% वो पेंशन फंड में डाइवर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर दोनों मिला के 24% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे 0.5% होती है, लेकिन वो एम्प्लॉय के खाते में नहीं आती है। जो खाते में आती है वो मैं बता रहा हूं कि एम्प्लॉयर 12% 24% जमा किया, एम्प्लॉय का 12% पूरे के पूरे पीएफ में चला जाएगा। जो एम्प्लॉयर का 12% है वो 2 भाग में डिवाइड होगा। उस 12% में 3.67% जो है 3.67% वो पीएफ में चला जाएगा। तो मतलब पीएफ में कितना हुआ? 12 + 3.67, मतलब 15.67% एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगा पीएफ में। जो बचा 8.33% है वो पेंशन फंड में चला गया। पेंशन फंड में एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है। उसके बाद ना तो एम्प्लॉयर ना तो एम्प्लॉय किसी को कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत आज के डेट में नहीं है। एक इंश्योरेंस स्कीम है, उस इंश्योरेंस स्कीम के तहत पे एक बहुत ही मीगर अमाउंट, एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, एम्प्लॉयर को एक मीगर अमाउंट, बहुत ही मीगर, उस एक में उसका फायदा आज के डेट में क्या है कि अगर कोई आदमी सर्विस के दौरान अगर वो डेथ कर गए तो उसको तुरंत मिनिमम 2.5 लाख, 2.5 लाख का और मैक्सिमम 7.5 लाख का, उसके बिना किसी कंट्रीब्यूशन के ये योगदान, इन एडिशन टू पीएफ और पेंशन की योजना में क्या है कि आज के डेट में एक आदमी अगर वो सर्विस के दौरान डेथ कर गया, उसके परिवार को, उसकी मतलब फैमिली और 2 बच्चे को 25 साल तक जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते हैं उसे पेंशन मिलेगी। अगर कोई आदमी खुद मेंबर जो एम्प्लॉय है वो अगर जिंदा है तो पेंशन का हकदार करने के लिए उन्हें 10 साल का सर्विस होना जरूरी है। और वो पेंशन कब मिलेगी? तो जब वो सुपर एनुएट होंगे। तो सुपर एनुएट कब होंगे? तो 58 ईयर्स। 58 ईयर्स जब होंगे तो उन्हें उनके फार्मूला पर, जो पेंशन का फार्मूला है उसके हिसाब से उन्हें पेंशन ताउम्र उनको मिलती रहेगी जी। ये योजना जो आपने कहा कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो 12 + 0.5 और एक मीगर 0.015% जो है वो इस एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में। अब इसमें एक कंट्रीब्यूशन है कि भारत सरकार की योजना है। तो भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि पेंशन जो है वो मुख्य रूप से सरकार, उसमें भारत सरकार 1.16%, इन एडिशन टू जो 8.33% जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन 12% से जो 8.33% जो कट के पेंशन फंड में गया, उसमें भारत सरकार 1.16% उसमें ऐड करेगा। तो उसके बाद मतलब 9.49% जो है वो पेंशन फंड में, और जो कि ओवर द पीरियड उनको मिलेगा। मतलब जो एम्प्लॉय है, जो मुलाजिम है, उसको मान लो उसकी 1000 सपोज कर लो सैलरी है, तो उसको 120 रुपए मतलब के 12% के हिसाब से 120 रुपये उनको एम्प्लॉय का अपना कटेगा और 120 रुपये एम्प्लॉयर को काटना होगा, 240 रुपये वो ईपीएफ ऑफिस को जमा करना होगा जी। और ये जो योजना है इस पर मैं आगे ही बता दूं कि अगर मान लीजिए कि ये होता है कि अगर वो नहीं जमा किया तो फिर क्या
जो ईपीएफओ के पास क्या पावर है। तो मैं आपको बताऊं कि ईपीएफओ एक ऐसा यूनिक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट देख लेंगे, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे ये अपने डिपार्टमेंट को खुद ही कवर करता है, खुद ही उसकी कंप्लायंस करता है, खुद ही उसका इन्वेस्टमेंट भी करता है और खुद उसको पे भी करता है। अगर इस पीरियड में कोई एस्टेब्लिशमेंट डिफॉल्ट कर गया तो डिफॉल्ट करने के लिए जो इंक्वायरी का प्रोविजन है, जिसको सेक्शन 7 इंक्वायरी कहते हैं, जो बहुत स्ट्रिंजेंट इंक्वायरी है, और उस इंक्वायरी में उस इंक्वायरी ऑफिसर, जिसको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसको जुडिशियल पावर है और उसको सिविल कोर्ट का पावर है। वो सिविल कोर्ट का कि अगर उसके द्वारा पास किया हुआ ऑर्डर कोई निचले कोर्ट उन पर उस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में कोई भी कोर्ट उसके कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अगर जो ईपीएफ डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया। अब ये हुआ कि असेसमेंट कर दिए, डिफॉल्ट जो हुआ, डिफॉल्ट करने के बाद जो इस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं उसको वो पावर है जो कि किसी भी और इंस्पेक्टर को होता है, सर्च एंड सीजर जो। अब जब असेसमेंट करने के बाद रिकवरी के प्रोविजन है कि भाई अगर आप असेसमेंट कर दी लेकिन रिकवरी नहीं हुई, तो रिकवरी में भी पूरी पावर है कि एक आदमी अगर वो डिफॉल्ट करंट ईयर का है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का है, तो उसकी बैंक अकाउंट को अटैच की जाती है। और अगर उससे भी वो पूरी तरह से नहीं रिकवर हो पाई तो उसका है कि उसकी प्रॉपर्टी, जो एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको अटैच करना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसको सेल करना, रिसीवर अपॉइंट करना और ऑक्शन करवाना। अगर वो भी पूरा नहीं हो पाया तो जो डायरेक्टर जो पर्सनल कैपेसिटी में है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करना और 6 महीने तक जेल में डालना बिना किसी के परमिशन के। ये पावर ईपीएफ डिपार्टमेंट को सिर्फ इसीलिए क्योंकि और दूसरा जो आप यदि देखेंगे, इस एक्ट को सबसे ऊपर का दर्जा इसलिए दिया गया है कि इसके सेक्शन 10 में कहा गया है कि जितने भी, मान लीजिए एक आदमी ने 10 जगह से लोन लिया, ठीक है, अब जब वो आदमी डिफॉल्ट इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, तो अब कौन सा डिपार्टमेंट को सबसे पहले पैसा मिलेगी? तो कोर्ट का कहना और एक्ट में कहा कि प्रायोरिटी ओवर अदर डेट्स, कि दूसरे जितने भी तरह के अगर किसी भी तरह के लोन कहीं पर भी है उसमें ईपीएफ का जो अगर डिफॉल्ट है, जो पैसा है, जो बकाया है, उसका सबसे पहला है हक होगा। प्रायोरिटी ओवर अदर अटैचमेंट, बैंक ने अटैच कर दिया, बैंक का मान लीजिए लोन लिया और ईपीएफ का पैसा बचा हुआ है, ईपीएफ का पहला हक होगा। इसीलिए इस लॉ को सबसे ऊपर का दर्जा दिया कि प्रायोरिटी ओवर अदर डेट्स। जी, तो जैसे आपने बताया कि ये काफी सख्त कानून है इसके ऊपर, तो लुधियाना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडस्ट्रियल टाउन है ना, बहुत बड़ा है, बहुत एम्प्लॉई हैं, दूर से भी, बाहर से भी, दूसरे स्टेट से भी आते हैं लोग काम करने के लिए। तो कितने अभी तक अगर बात करें कितनी जो शिकायतें हैं टेंटेटिवली आ जाती हैं और कन्विक्शन रेट कितना है? देखिए आज के डेट में क्योंकि हमारा मुख्य जो काम है वो है कि जो कर्मचारी हैं उनको उनका फायदा मिले जी। हमारा ये मकसद नहीं होता है कि हरासमेंट करना जी, कि हम एम्प्लॉयर को इसलिए सिर्फ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना करें, ठीक है, कि उनको हरासमेंट हो। हमारा ये है कि जो कर्मचारी हैं उनको उनका फायदा मिले। तो आज के डेट में जो अगर आप देखेंगे तो 3 पहले तो है कि असेसमेंट के अलावा, क्योंकि इस लॉ में ही इतनी तरह की फाइनेंशियल जो एक्शन दिया हुआ है, जिस तरह का कि आप पनिशमेंट का प्रावधान, कि वो ही बहुत ज़्यादा किसी और कानून से ज़्यादा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने असेसमेंट किया, हमने असेसमेंट किया, उसका पैसा हम ले भी लिए, अब उसके ऊपर पेनाल्टी और इंटरेस्ट का प्रोविजन है। आप पे कर दिए, उसके बाद 12% आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके ऊपर से अगर आपने 2 महीने का डिफॉल्ट है तो आपको 5% पेनाल्टी, मतलब आप समझिए ड्यूज देने के बाद 12 + 5 17% अगर 2 महीने का डिफॉल्ट है। 2 से 4 महीने गया तो 10%, 4 से 6 महीने गया 15%, और 4 से 6 महीने से ऊपर यदि आप डिफॉल्ट पर चले गए तो 25%। तो मतलब आपको पेनाल्टी ही 25 + 12 37% तो आपको पेनाल्टी ही आपको पे करना होगा। तो आज के डेट में आप कहें कि इसमें कोई शक नहीं कि आज के डेट में जो लुधियाना में मैं नवंबर में यहाँ ज्वाइन किया, और जो उसमें पिछले साल हम लोगों ने जो करंट डिमांड की फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड होता है उसमें मोर देन 90% हमने करंट डिमांड का जो असेसमेंट किया उसको हमने रिकवरी की।
25% एरिया डिमांड में क्या है कि बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई एस्टेब्लिशमेंट, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं कि जो कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में गए हुए हैं और वहाँ से स्टे है। तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको वर्ड रखा गया है कि नॉन इमीडिएटली रिलाइजेबल, कि हम उसको आसानी से उसका रिकवरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में पिछले साल हम लोगों ने पेनाल्टी जो 14B, जिसको 14B और इंटरेस्ट जो कि 7Q, दो जो प्रावधान है उसके तहत हम लोगों ने करीब 500 हज़ार एस्टेब्लिशमेंट को की पेनाल्टी लगाई और नियर अबाउट कम से कम 200 से 300 एस्टेब्लिशमेंट जो डिफ़ॉल्ट वाले थे उनको हमने किया, उसका 90% का रिकवरी किया। और आज के डेट में पिछले साल और इस साल भी कई ऐसे बड़े प्रतिष्ठान को भी, क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि पीएफ का एक्ट जो है वो प्राइवेट डायरेक्टर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। हम लोगों ने प्राइवेट डायरेक्टर के भी अकाउंट को अटैच किया, वो ट्रिब्यूनल में गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट से उस पर स्टे लेके, और आज के डेट में बड़ी फर्म जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसका एक मैसेज देने के लिए कि भाई जितने भी लुधियाना के और प्रतिष्ठान है वो ये ना समझें कि आप डिफ़ॉल्ट करेंगे और आपको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये एक हम लोगों ने बड़े ही उस ढंग से, और इस साल भी हम लोग का एक चल रहा है कि अभी हम लोग हर एक महीने उसकी, आज ही हम लोगों ने जो हमारा हेडक्वार्टर है और जोनल ऑफिस चंडीगढ़ जो है, जो उसको डे टू डे बेसिस पे रिव्यू करता है। तो ये अभी तक की हम लोग की परफॉर्मेंस है। सौरभ जी, लुधियाना में बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां पर 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और ज़्यादा करके जो लोग हैं उनको जागरूकता की कमी बहुत है, उनको नहीं पता। बहुत सारे लोग बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके साथ क्या। तो इसका जो फ़ायदा है, जो मालिक है ना इंस्टीट्यूशन का, फैक्ट्री का या दफ्तर का, वो उठाता है। तो इनको तो कुछ पता नहीं, वो अपने पास कानून के बड़े बड़े जानकार भी एम्प्लॉय रख लेता है अपने पास कि भैया आप इस तरह से हिसाब किताब बनाओ कि पता ना चले, ठीक है। तो अगर किसी ने शिकायत करनी हो, ऐसे गुप्त शिकायत करनी हो, उसको पता है यार अगर तो सीधी शिकायत कर दे तो मेरे को तो मालिक निकाल देगा, ठीक है। गुप्त शिकायत करनी हो तो क्या प्रोविजन है, किस तरह से वो बंदा आपसे अप्रोच कर सकता है आपके इंस्टीट्यूशन, इस दफ्तर पर? बिल्कुल, पहले तो मैं वही कहूँ कि जैसे बोले कि अवेयरनेस के लिए, तो जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्लॉयर का मीटिंग किया कि पहले सारे एम्प्लॉयर को इस ऑफिस में, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने यहाँ के सारे लुधियाना के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं सभी को इनवाइट किया। तो वो गिनती बहुत ज़्यादा गिनती पे 500 से ज़्यादा लोग आए थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद फिर मुझे ये अनुभव हुआ कि ये तो मैंने एम्प्लॉयर को बुलाया कि उसको जानकारी के लिए, अब एम्प्लॉय को, क्योंकि असली मुद्दा तो एम्प्लॉय का है जी, तो मैंने यहाँ के जितने भी कर्मचारी यूनियन है, एम्प्लॉय यूनियन, जो भी आप नाम ले सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस संगठन से हैं, उससे नहीं, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय यूनियन रजिस्टर्ड या जिनके बारे में हम पेपर या अखबार में जब भी या कहीं पे भी हमने देखा, उस सभी को हमने यहाँ पे बुलाया। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो उनके प्रधान कहलाते हैं या जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको हमने बुलाया और उन्होंने इस बात को कहा भी कि पिछले 20 साल में इस तरह की कोई मीटिंग इस तरह की किसी और डिपार्टमेंट में भी नहीं हुई। और जिस पर कि उन लोगों की शिकायतों को हमने कहा कि आप हमें फैक्ट बताएं किसी पर भी, तो जिस पर कि कई तरह के आए भी, लेकिन मैं उसके आगे आपको कहना चाहता हूं क्योंकि आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक था कि भाई कंप्लेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले बताऊं कि हमारा ईपीएफओ जो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पर कि अगर कोई एक आदमी चाहे कि अगर कंप्लेंट करने के लिए, तो 2 प्लेटफॉर्म है। एक तो प्लेटफॉर्म है कि आप हमारे रीजनल ऑफिस लुधियाना ro.ludhiana@nic@epfindia.gov.in पर आप मेल कर सकते हैं और वो मेल मैं खुद देखता हूँ। ऐसा कोई भी मेल नहीं है जिसको कि मैं ना देखूं, उसकी प्रिंट भी लेता हूं और उस पर मैं डायरेक्शन खुद देता हूं। अगर कोई आदमी वो चाहता है कि नहीं मैं ro.ludhiana नहीं, मैं सेंट्रल ऑफिस पे डायरेक्ट कंप्लेन करना चाहता हूं, तो हमारा एक शिकायत पोर्टल है, मतलब जो ग्रीवांस का मतलब शिकायत, वो उसके आप कह सकते हैं कि वो सब चीज़ों से मिला हुआ, कि जिसको कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह की समस्या हो, epfigms.gov.in, उस पर क्या है कि ग्रीवांस रेड्रेसल का है कि अगर आप भी अगर एक सामान्य आदमी भी उस देखता है कि मेरे बगल का पड़ोसी बेचारा काम कर रहा है लेकिन उसको पीएफ का नहीं फायदा है,
आप भी अगर अपने आप को उस पर पूरा डिटेल्स डालते हैं, तो मैं यह कहता हूं कि बाकी जगह होते क्या है कि अगर आपने ग्रीवांस दिया तो आपको परस्यू करना पड़ता है। अगर आपने ईपीएफ आईजीएमएस पर अगर आपने ग्रीवांस दे दिया तो अब हम लोग आपको परस्यू करेंगे कि भाई वो ग्रीवांस क्यों नहीं रिड्रेस हुई, कहाँ हुई, क्योंकि हमारे वो पूरे सेंट्रल ऑफिस से, दिल्ली से उसको वाच की जाती है और हर सुबह मॉर्निंग में हमें उसका रिपोर्ट देना होता है कि ईपीआईजीएमएस पे 7 दिन से अगर कोई ग्रीवांस पेंडिंग है तो उस ऑफिस को जवाब देना होता है कि आपके यहाँ क्यों पेंडिंग है। और ये नहीं आप समझें कि हमने उसको कोई आनंद फानन में कोई जवाब दे दिया, वो जवाब को वहां स्क्रूटनी की जाती है, क्या वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। और दूसरा कि अगर वो जवाब देने के बाद यदि आप चाहें कि आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो 4 कैटेगरी है कि क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं, एक्सीलेंट आप हमें रिमार्क देंगे, आप सेटिस्फैक्ट्री हैं, एवरेज, पुअर और वेरी पुअर, आप 4 तरह का रिमार्क्स वहां दे सकते हैं। और उस रिमार्क को हेड ऑफिस वॉच करता है कि आपने ऐसा क्या जवाब दिया कि आपको वेरी पुअर रिमार्क मिला। भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट में, किसी और में आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप यदि कहीं खाना खाने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ का खाना अच्छा लगा या बुरा लगा, एक्सीलेंट, वो सुविधा हमारे यहाँ पे है। सिर्फ ये है कि हम काफी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई आदमी चाहता है कि हम अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, गुप्त रखना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि विजिलेंस में एक नियम है जिसको पीडीपी बोलते हैं कि आप PIDPI, उसके अनुसार है कि आप यदि आप लिख के भेजते हैं कि आपको बताना होगा। डिस्क्लोजर कब होती है कि जब आप बताएं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मैं अपने नाम को पहले बताऊंगा तब तो बोलूंगा मुझे हाइड कीजिए। जब आपने नाम ही नहीं दिया, क्योंकि उसके प्रॉब्लम क्या होती है क्योंकि कभी कभी कुछ हरासमेंट लोग करते हैं कि अवेयरनेस पे, तो 3 तरह की कंप्लेन होती है, एनोनिमस, स्यूडोनिमस और रियल। एनोनिमस कंप्लेन है कि आपने कंप्लेन कर दिया, कुछ नाम ना पता कुछ नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि अगर उस पर कोई तरह की खास कार्रवाई नहीं होती है। एक स्यूडोनिमस है कि सिर्फ नाम है, दूसरा है कि उसका और कुछ नहीं है, एक होता है कि इसमें नाम है, पता है, सब कुछ है, लेकिन उसने लिखा कि मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट कहीं नहीं होनी चाहिए और वो बंद लिफाफे में भेजे। अगर उसको इस तरह का डर है कि मुझे इस होता है, तो आप लिख के भेजें कि टू बी ओपनड बाय, ठीक है, कि वो सिर्फ रीजनल पीएफ कमिश्नर ग्रेड 1 ही खोले। वो चिट्ठी मेरे पास ही आएगी, मेरे डाक में आएगी और मैं ही खोलूंगा। ये नहीं कि मेरा पीए जो है उसको खोल रहे हैं, वो नहीं, वो उस लिफाफे को मैं ही खोलूंगा और मैं देखूंगा कि ये डिस्क्लोज होने वाला है या डिस्क्लोज होने वाला नहीं है। अगर डिस्क्लोज होने वाला नहीं है तो मैं उस पार्ट को जिस पे नाम पता है उसको कवर करके बाकी का जो कंटेंट्स है वो उसके जो कंसर्न सेक्शन है उसमें भेज दूंगा और उसका ओरिजिनल लेटर मेरे पास ही रहेगा कि किसने कंप्लेन की, उसकी जानकारी मेरे अलावा किसी और को नहीं है। अगर वो जानकारी किसी को गई तो उसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार होऊंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई कभी भेज के, एक अगर होता है कि आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई किसी को लगता है कि इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी है कि नहीं, कभी भेज के देखें। मैं उस तरह का मेंटेन रखता हूं और हमारा ऑफिस, मैं ही नहीं, हमारे पूरे अक्रॉस द कंट्री जितने ऑफिस हैं वो इस बात को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। अच्छा, ये जो प्रोविडेंट फंड प्रोविजन है, इसमें मतलब जो खेत मजदूर हैं वो भी मतलब इसमें आते हैं? जैसे देखिए, सिंपल जो खेत मजदूर है वो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। नहीं, वो भी तो मतलब उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, क्योंकि एम्प्लॉयर में एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिफिनीशन में फॉल नहीं करते हैं जी। कि एस्टेब्लिशमेंट के डिफिनीशन में 2 ही होता है, एक फैक्ट्री, और अगर या तो फैक्ट्री हो और यदि एस्टेब्लिशमेंट हो जहां 20 आदमी काम कर रहा है, तो ये दोनों में एग्रीकल्चर फॉर्म जो है वो फॉल नहीं करते हैं, इसलिए उनके वहां पर काम करने वाले आदमी ईपीएफ एक्ट के अंदर में नहीं आते हैं। हाँ। तो लेकिन अगर वो फॉर्म में अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, मान लीजिए कि वो फॉर्म जो है उसके अंदर में मजदूर को कुछ और काम किया जा रहा है, मान लीजिए जैसे कि सेब है, या मान लीजिए कि कीनू का, यहाँ पंजाब में कीनू, अगर कीनू का वहां पैकेट बन के पैकिंग होके और वो बाहर जा रही है, तो फिर वो उसमें कवर में आएगी कि आप जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। जी। तो ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि जो गुप्त शिकायतें कर सकता है, तो सपोज कर लो कोई बंदा ये चाहता कि मेरे को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता,
मेरे को मेल भी नहीं डालनी आती, तो यहाँ पर आकर वो आपको बता सकता है कि भाई मेरा नाम जो है मत बताना, ये मेरी शिकायत है। यहाँ पर आकर भी वो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 27 तारीख हर एक महीने की 27 तारीख को हम पेपर के माध्यम से और सूचना जो नोटिस बोर्ड पे भी देते हैं और पेपर के माध्यम से हम बताते हैं कि निधि आपके निकट, भारत सरकार की एक योजना है कि निधि आपके निकट, निधि मतलब प्रोविडेंट फंड आपके निकट मतलब आपके दरवाजे पर, कि आप यदि अगर आप वहां पर भी अगर आप पहुंचे, जो आपके जैसे मान लीजिए फैक्ट्री के उस एरिया में हम लोग हर एक 27 तारीख को लगाते हैं, कि वहां पे पहुंचकर आप ये बोलें कि ये मेरा शिकायत है और मुझे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये अगर उसमें वेरीफेबल फैक्ट है तो इस बात को मैं आपको पूरा दोहराता हूं कि हम उसकी जांच करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके पीछे एक और मैं क्लियर करना चाहूं, क्योंकि भारत सरकार ने करप्शन के एंगल को देखते हुए ये हुआ कि आज के डेट में कि हरासमेंट ना हो, एम्प्लॉयर का हरासमेंट ना हो और किसी और का भी हरासमेंट ना हो, तो हम लोगों ने ये एक बंद कर दिया है कॉन्सेप्ट कि अपने मन से आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में घुस गए, आप इंस्पेक्शन कराए और कुछ गलत कर गए, उसके लिए हुआ कि आप कहीं जाएंगे तो आपको परमिशन लेनी होगी। तो जिसको सेंट्रल एनालिसिस इंटेलिजेंस यूनिट CAIU कहते हैं, उससे परमिशन लेनी होती है। तो ये है कि करप्शन कम हो, उसके लिए ये परमिशन कि आप कहां जा रहे हैं उसका मूवमेंट हमें पता होना चाहिए, हमारे हेडक्वार्टर को पता होना चाहिए। तो लेकिन यह है कि अगर किसी की शिकायत है, कंप्लेंट है, चाहे वो बेचारा अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, या अपने किसी यूनियन के द्वारा, किसी के द्वारा, या खुद आकर यहां शिकायत करे, मैं यहां अगर मुझसे मिलना चाहे, नीचे में ये बिल्कुल हिदायत है कि कभी भेज के देख लें कि आज के डेट में अगर वो मिलना चाहता है, मैं मिलता हूं। हमसे जूनियर है असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ग्रेड 2 लेवल के अधिकारी। अगर आप PRO पे जाएंगे, PRO के अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर उनको बताया जाए कि साथ मेरे साथ ऐसा, और हमने थोड़ा सेंसिटाइज भी किया हुआ है कि अगर कोई वर्कर बेचारा हिम्मत करके अगर वो किसी की शिकायत लेके आता है, उसकी शिकायत को पूरे तरह से सुनना है और उस पर पूरी तरह से एक्शन लेना है। आपको मैं बताऊं कि जैसे ऐसा कोई दिन नहीं होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, जैसे आपने कहा कि वो तो कंप्लेंट की बात है, जैसे अभी रिसेंट में 2-4 डेथ आपको देखने को मिला होगा कि कोई 2 आदमी फैक्ट्री में डेथ कर गया, एक आदमी बाहर कहीं जा रहा था, बस उसका ये पता हम लोग को हो जाना चाहिए कि कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा था, किसी जगह काम कर रहा था, तो हम कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी उसका डेटा निकाल के कि क्या वो PF में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, वो मैं कुछ दिनों बाद आपको शेयर करूंगा कि 2 आदमी जो फैक्ट्री में डेथ किए, उसके परिवार की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो पेपर के बेस पर उनका इंस्पेक्शन करवाया, जांच कराई, और उन दोनों के बारे में पता चला कि उसे एस्टेब्लिशमेंट ने PF का मेंबर बनाया हुआ है। एक पर थोड़ी आशंका लग रही है, जिसको हम लोग पूरा डिटेल जांच के लिए भेजे हैं, और हम लोग उसके परिवार को PF और पेंशन बिना, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, उनको हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। एक और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कई सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि 3 स्कीम है, अभी हम लोगों ने एक नई स्कीम, हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है कि कई लोग क्या होते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं PF ले लिए और पेंशन ले लिए, और यदि सर्विस में वो सर्विस में मरे हैं तो उनको वो जो 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट है उनको पता ही नहीं है, या एक कोई पेपर छूट गया, एक बार क्लेम रिटर्न हो गया, उसका लिस्ट हम लोगों ने पिछले 15 साल से निकाले हैं। आप याद रखिएगा, पिछले 15 साल से हम लोगों ने लिस्ट निकाला और एक एक को जांच कर रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो डेथ किया लेकिन तीनों बेनिफिट नहीं लिया, एक लिया, 2 लिया, या एक भी नहीं लिया। उस तरह का इतना डिटेल जाके हम लोग कर रहे हैं। और आपको जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, शायद आज उसका डिटेल्स रेडली अवेलेबल मुझे याद नहीं है, नहीं तो वो आदमी आश्चर्य किया कि वो आदमी पिछले 1 साल से वो अपना पेंशन ले रहा था, और उसको जो फॉर्म 5IF बोलते हैं, जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, वो आदमी को पता ही नहीं था कि ये भी बेनिफिट मुझे लेने होती है। उसको जब यहां से फोन गया कि आपने फॉर्म 5IF जमा किया, क्यों नहीं किया जब आपका डेथ है, तो आश्चर्य कर रहा, और यहाँ आके पिछले 2 दिन से आया हुआ है, और हम लोगों ने कहा आप क्लेम फॉर्म भर के जमा करो और आपको वो बेनिफिट आपको मिलेगी। जी अच्छा, सौरभ जी, कई बार ऐसा होता है कि मान लो
कोई बंदा लाला जी की दुकान पर काम करता है, उसका प्रोविडेंट फंड कटता है, या कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, अब लाला जी ने उसको निकाल दिया या बंदा खुद जवाब देकर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, तो क्या उसका जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसकी चालू रहेगी, लागू रहेगी? अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे दुकान में, फैक्ट्री में प्रोविडेंट फंड नहीं कटता, वहां पर उतने एम्प्लॉयज नहीं है, तो नहीं, देखिए हमारा है कि जो मेंबर बनते हैं, पहले 2014 से पहले समस्या थी, 2017 के बाद तो ये कंपलसरी कर दिया कि आधार नंबर है तो आपको पीएफ का नंबर बनाया जाएगा। आधार मैंडेटरी, आधार मैंडेटरी होने से क्या हुआ कि उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई। अब आधार के साथ एक यूएन नंबर पूरे लाइफ, यूएन नंबर क्या? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आप यदि वो नंबर, आप जैसे आप पैन कार्ड बोलते हैं या अपना ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, पूरे डिटेल आ जाती है, वैसे आप यूएन नंबर बोले तो किसी ऑफिस से आपको डिटेल निकल जाएगी। उस यूएन नंबर के तहत, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी यूएन नंबर होगा ही, क्योंकि अगर पीएफ नंबर बना, तो मान लीजिए एक एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे आपने कहा कि लाला जी की दुकान में काम किए और उसका लाला जी ने या तो उसको निकाल दिया या खुद स्वेच्छा से निकल गया, लेकिन लाला जी ने उसको पीएफ का मेंबर बनाया हुआ था। तो अगर बनाया हुआ था, अब छोड़ के दूसरे जगह गया, तो वहां पर सिर्फ दो कंडीशन है। अगर एस्टेब्लिशमेंट 20 से ज्यादा वाला एस्टेब्लिशमेंट है, वहां वो अगर काम करने गया तो वहां वो कंपलसरी उसको मेंबर बनाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एस्टेब्लिशमेंट को, अगर एक एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड और कवरेबल है, उस एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई आदमी यूएन नंबर के साथ, उसको यूएन नंबर है, पहले से काम कर रहा है, तो उसको उसका बनवाना एम्प्लॉयर का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका वो ऑब्लिगेशन है कि उससे वो भाग नहीं सकता है। और वहां पर भी अगर कोई नहीं बना रहा है तो उसकी कंप्लेन, अगर एक सिर्फ ये मैसेज करके दे दे कि मेरा यूएन नंबर ये है, मैं यहां काम कर रहा हूं, मुझे नहीं बनाया जा रहा, बस इतना काफी है। और ये इस तरह की समस्याएं कम आती है। उसमें कहीं ना कहीं वर्कर क्लास की दिक्कत होती है कि जब दूसरे एस्टेब्लिशमेंट जाते हैं तो वही नहीं बताते हैं, ठीक है, तो वहां पर कई समस्या होती है। लेकिन अमूमन इस तरह की समस्या कम देखने को मिलती हैं कि अगर एक बार कहीं पे बना हुआ और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में गया, उसे मेंबर ना बनाया जाए। जी नहीं, अगर वो दूसरे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एम्प्लॉइज जो हैं वो 20 से कम है, 10 है या 15 है, नहीं, अगर वो कवर्ड नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि फिर उसका खत्म हो जाएगा। नहीं, वो जमा तो उसका बचा हुआ है। हाँ। वो उसका पैसा जमा है, उस पर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। अब यदि कल के डेट में अगर वो सपोज कीजिए उसको छोड़ के किसी और में फिर गया काम करने, वो कवर्ड था, तो उसको फिर शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो वो बोलते हैं कि ये भाई अब तो हम छोड़ गए हैं तो हम अपना फंड निकलवा लें। हाँ, निकाल सकते हैं। तो फिर उसको स्कीमें, उसकी जो फर्दर जो चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। नहीं, देखिए दो तरह की चीजें होती है कि प्रोविडेंट फंड के रूप में क्या है कि प्रोविडेंट फंड अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपको बीच में फंड की जरूरत है तो आप एडवांस ले सकते हैं, तो एडवांस का प्रोविजन है। और यदि आप बिल्कुल आप छोड़ दिए और या आप कोई वैसे यूनिट में गए जो कि कवर्ड नहीं है, तो 2 महीने की कूलिंग पीरियड होती है। 2 महीने के कूलिंग के पीरियड के बाद आप उसका विड्रॉल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गलती क्या होती है एम्प्लॉय से, वो क्या करते हैं कि प्रोविडेंट फंड विड्रॉल के साथ साथ वो पेंशन का विड्रॉल ले लेते हैं। पेंशन का विड्रॉल उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेंशन का जो सर्विस है वो अगर आप 10 साल काम कर लिए तो आप पेंशन के हकदार हो गए। तो आज के डेट में क्या होता है, उनको जानकारी का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा एक इशू हमारे यहाँ है कि कोई आदमी यदि 6 महीने से कम किसी जगह काम किया, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर्म 19 जिसको बोलते हैं पीएफ विड्रॉल और फॉर्म 10C बोलते हैं पेंशन का विड्रॉल, वो दोनों क्लेम फॉर्म एक साथ जमा कर देता है। ठीक है, फॉर्म 19 में जो पैसा उसको पीएफ में वो मिल गया, और जो विड्रॉल जो पेंशन वाला है वो ये कह के रिजेक्ट हो जाता है कि योर सर्विस इज लेस देन 6 मंथ, देयरफॉर यू आर नॉट एलिजिबल। अब वो 6 महीने का पैसा उसका बर्बाद चला गया। जबकि उसके जगह अगर वो एक टिक लगा देता स्कीम सर्टिफिकेट, विड्रॉल के जगह उसी फॉर्म में वो स्कीम सर्टिफिकेट था, तो उसको एक सर्टिफिकेट हमारे डिपार्टमेंट से मिलती कि आपने इस फलना एस्टेब्लिशमेंट में 6 महीने आपने काम किया है। अब जब 58 मान लीजिए ऐसे इस तरह काम करते हुए आपने
10 साल जोड़ लिया, तो जब आप 58 साल के होंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट को देकर आप पेंशन पा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, जो आपने पहले ही कहा कि वो इस बात को ये समझते हैं कि ये पैसा पता नहीं पीएफ का पैसा है, इसको जितनी जल्दी निकाल लो, जबकि पीएफ का पैसा इस सच में वैसे दिन के लिए है जब उनको इसकी जरूरत हो, वैसे समय के लिए नहीं। ये बैंक नहीं है कि आप गए पैसा निकालिए, ये आपका वैसा समय के लिए जब आपको कोई और साथ नहीं दे रहा है। जैसे आप यदि देखेंगे कि कोविड के समय में हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि वहां पर जो आदमी पीएफ में नहीं पहले बनते थे वो भी बनने लगे, इस कारण से कि भाई कोविड के समय में हम लोगों ने उसे जो उसका पैसा था उसे इस एक सैलरी के तरह एडवांस के रूप में हर महीने उनको 2 महीने 3 महीने में उनको देते गए। तो हमारा ये मानना है कि आज के डेट में एक अगर एम्प्लॉय कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट से कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट में जाता है तो उसके ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाती है यूनिवर्सल अकाउंट से। अगर एक एम्प्लॉय अगर कवर्ड से अनकवर्ड में जाता है तो अपना पैसा ना निकाले, अगर उसे जरूरत पड़ी भी निकालने की तो सिर्फ वो पीएफ का पैसा निकाले, पेंशन का पैसा ना निकाले। सर सौरभ जी, एक चीज बताइए कि जैसे किसी कोई बंदा प्रोविडेंट फंड अपना जमा करवाता है, कहीं पर जॉब करता है, नौकरी करता है, तो ईएसआई भी साथ में, मतलब कई बार होता है कि प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, क्या ये ईएसआई जो है और प्रोविडेंट फंड ये अलग अलग चीजें हैं कि यहाँ ये आपसे आपके जो कंसर्न है आपसे ही है? नहीं, देखिए दोनों जो अलग अलग हैं, 2 अलग डिपार्टमेंट हैं। वो अलग बात है कि दोनों डिपार्टमेंट भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों के मंत्रालय एक ही अधीन आने से लोगों में ऐसा लगता है, लेकिन दोनों की बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा वेज सीलिंग है और उनका वेज सीलिंग है वो अलग अलग है। उनका जो एरिया है, हमारा जो एरिया है वो अलग अलग है। उनका जो काम है, उनका क्या काम है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो मुख्य रूप से मेडिकल जो के तरफ है, हमारा क्या है कि जो मॉनेटरी टर्म का है कि आज के डेट में कि कल आदमी अपना बचाए पैसा, फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों 2 स्कीम है और ऐसी जरूरत नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ईपीएफ होने के लिए 20 होना चाहिए और 15,000 की सैलरी का एक लिमिटेशन है। ईएसआईसी में वो एक दूसरी तरह की चीज है, इसलिए दोनों एक अलग अलग है। तो इसलिए ईएसआईसी पे अगर जो उसमें कवर्ड है वो उस हिसाब से देखें। ईपीएफ का उससे ईएसआईसी से दोनों से कोई लिंक नहीं है। सिर्फ लिंक होती है कि जब हम लोग आज के डेट में जब कोई इंस्पेक्शन करते हैं, अगर कोई एक एस्टेब्लिशमेंट का कोई कंप्लेन आती है, किसी भी तरह का चीज आती है, तो डेटा शेयरिंग होती है कि मान लीजिए कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ईएसआईसी से कितने कवर्ड यूनिट हैं और जो ईपीएफ में नहीं है, तो हम उनसे डेटा लेते हैं और उस पर हम एक्शन करते हैं कि भाई तुम पर ईएसआईसी अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके पास है तो आप ईपीएफ एक्ट से क्यों नहीं कवर्ड हुए। इसके अलावा हम लोग ईएसआईसी को नहीं देखते। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी काफी आजकल हर चीज जो मोबाइल पे ऊपर है, ऐप बने हुए हैं, तो आपका भी कोई ऐप वगैरह है? बिल्कुल, आज के डेट में आप ये देखेंगे, मैं बिल्कुल पूरे उससे फर्मली कह रहा हूँ कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कि कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं नहीं आऊंगा, फिजिकली मैं नहीं आना चाहता हूँ, ना कि एम्प्लॉयर ही नहीं, एम्प्लॉयर दोनों, मैं उसको थोड़ा सा समय लूंगा। आज के डेट में एस्टेब्लिशमेंट बनती कहाँ से है? जब पहले कवर्ड होती है, उसको कवर्ड को बोलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे OLRE जिसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से वो अपने आप को कवर्ड कर सकते हैं। कवर्ड करने के बाद वो एम्प्लॉयर खुद उस एम्प्लॉय का आधार के बेस पर यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। यूएन जनरेट करने के बाद वो ECR इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न से उसका पेमेंट कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयर का हुआ। मेंबर अपना मेंबर लॉगिन अलग क्रिएट कर सकता है। अगर मेंबर ने अपने सर्विस के रहते हुए अगर उसने KYC अपडेट कर लिया, अब समझिएगा, KYC अगर उसने अपडेट कर लिया तो KYC अपडेट करने के बाद उस मेंबर को अपने घर से बैठे ऑनलाइन क्लेम कर देगा, यहां आने की जरूरत नहीं है, क्लेम भी ऑनलाइन हो गया। अब आज के डेट में अगर उसको कोई ग्रीवांसेस है तो 2 सुविधा है, EPFI GMS और भारत सरकार की एक्सक्लूसिव CP ग्राम, ये दोनों जगह पे वो अपना ग्रीवांस डाल सकता है। तीसरी बात
कि आपने कहा कि वो क्लेम, तो मैंने पहले कहा कि मेंबर को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लेम फॉर्म कर दे सकता है कि उसके लिए ईपीएफ की अलग से उसको यूजर आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट किया हुआ है। तीसरा, भारत सरकार ने बहुत सारे डिपार्टमेंट को मिला के एक उमंग ऐप है, आप उमंग ऐप के थ्रू आप अपने आप को कर सकते हैं। तीसरा कि आज के डेट में जो हम पेंशनर देते हैं उसके हर एक साल उनको लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत है। मोबाइल ऐप के थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऐप है उसके तहत वो घर बैठे, लोग यहाँ आते हैं, हम लोग कह के थक गए हैं कि भाई क्यों आते हैं आप, खन्ना से आ रहे हैं, जगरांव से आ रहे हैं, वो बुजुर्ग आदमी तो मजाक में बोल देते हैं कि सर इसी के बहाने घूमने आ गए, लेकिन उन्हें यहाँ पर आने की कतई कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड ये डिपार्टमेंट है, कंप्लीट, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई आदमी ये चाहे कि मुझे नहीं आना है, मैंने भी बताया ईपीएफ का पूरा चीज सेंट्रलाइज्ड है। और अगर कोई ऐप की जरूरत के थ्रू जाना चाहता है, उमंग ऐप के थ्रू इसकी सुविधा ले सकता है। कुछ जो लोग हैं ना वो बैंकों में पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाते हैं, काफी अच्छा उसमें इंटरेस्ट होता है, उसका भी आपके इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक है? पीपीएफ तो वो इंडिविजुअल है, वो इसका लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं। पीपीएफ तो बिल्कुल इंडिविजुअल है कि हम कोई भी खोल सकते हैं, हम भी खोल सकते हैं। वो आदमी का ईपीएफ जो है वो कंपलसरी है कि आप उस पर स्टेचुटरी है, वो आपका से नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आप 20 वाली फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं जहां 20 आदमी काम कर रहे हैं और आप यदि कहें कि नहीं मैं पीएफ का मेंबर नहीं बनना चाहता, तो आपका से नहीं चलेगा, वो कंपलसरी है, वो फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट है कि आपको कराना ही कराना, आपका वहां पर कुछ भी से नहीं चलेगा, ना एम्प्लॉयर का ना एम्प्लॉय का। अच्छा, आपकी अगर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है, आप प्रोविडेंट कमिश्नर ग्रेड 1 है, तो यहाँ की जो पूरा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना आप देखते जी हैं, जी, कितनी स्ट्रेंथ है आपकी यहाँ पर? किस चीज ऑफिस में कितने जैसे इंस्पेक्टर हैं? हाँ, आप हैं, आपके जो जूनियर ऑफिसर जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अभी थोड़ी सी रिक्रूटमेंट चल रही है कि आप यदि देखेंगे किसी 18, 19, 21 और 22 को भी लुधियाना में ही जो हमारे यहाँ जो हायरार्की शुरू होती है, जो एक तो क्लास 4 ग्रेड हुए, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा है, तो असिस्टेंट ग्रेड के ऊपर जो होता है वो होते हैं सेक्शन सुपरवाइजर, जहां से ग्रुप बी शुरू हो जाती है, जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी, सेक्शन सुपरवाइजर ग्रुप बी, उसके ऊपर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, क्योंकि पहले उसे इंस्पेक्टर कहा जाता था, तो जब इंस्पेक्टर राज का जो एक कॉन्सेप्ट हुआ कि इंस्पेक्टर को वर्ड यूज नहीं करना है, एक्ट अभी भी इंस्पेक्टर ही बोलता है, लेकिन जो उसका डेसिग्नेशन है उसको हम लोगों ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो फील्ड में जाते हैं, और जो अकाउंट्स ऑफिसर जो यहाँ का अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं जो यूपीएससी से डायरेक्टली रिक्रूटेड होते हैं। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बाद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है थ्रू द यूपीएससी, जो ग्रुप ए कहलाते हैं, क्लास 1, आज के डेट में उसे ग्रुप ए बोला जाता है, पहले ग्रुप क्लास 1 बोला जाता था। तो इसके बाद वो जब प्रमोट करते हैं तो रीजनल कमिश्नर ग्रेड 2 होते हैं, फिर रीजनल कमिश्नर ग्रेड 1 मैं हुआ, और इसी पोस्ट पर एक और प्रमोशन मिलती है जो कि डेसिग्नेशन चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर जो है जोनल ऑफिस होती है, जो कि पूरे पंजाब और हिमाचल का जोनल ऑफिस चंडीगढ़ है, वहां पर एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बैठते हैं। उससे ऊपर जो होते हैं एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हेडक्वार्टर, और उससे ऊपर पूरे ऑल इंडिया के जो हेड होते हैं वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो एक होते हैं पूरे इंडिया में। एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की बात करें, कितने हैं हमारे यहाँ? इन्फोर्समेंट ऑफिसर के दोनों का कंबाइंड कैडर होता है। जैसे जब ये भी मैं बताना भूल गया कि इन्फोर्समेंट और अकाउंट्स ऑफिसर भी हमारे सिर्फ ऐसा एक ही डिपार्टमेंट है जिसके की ग्रुप बी भी यूपीएससी से आते हैं। अच्छा, इन्फोर्समेंट और अकाउंट्स ऑफिसर वो भी इतने टैलेंटेड होते हैं कि यूपीएससी के से निकले। हाँ, तो ग्रुप बी वाले भी इन्फोर्समेंट अकाउंट्स ऑफिसर आते हैं। आज के डेट में हमारे पास जो है दोनों को मिला के कंबाइंड कैडर 36 का है यहाँ पर। इसमें अभी आज के डेट में थोड़ी सी ट्रांसफर पॉलिसी पर है, तो दोनों के बीच में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन अभी उसका यूपीएससी ने रिटर्न रिजल्ट निकाल दिया। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू बाकी है, उसके आने के बाद हमारी पूरे स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगी। आप मतलब औचक दौरा जिसको बोलते हैं, सडनली इंस्पेक्शन के लिए भी आप जाते होंगे फैक्ट्रीज में, दफ्तरों में? जैसे एक्चुअली होता क्या है कि
एक भारत सरकार का ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो चर्चा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है कि हम बिजनेस को हरास नहीं करेंगे। तो हमारा कहना है कि क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो जब तक कि किसी भी तरह का प्राइमा फेसी ऐसा कुछ दिखे नहीं तब तक आप नहीं जाएं। लेकिन हम लोग रैंडम सैम्पलिंग में उसकी चेक करते हैं। आने वाले समय में क्या, भविष्य में क्या योजनाएं हैं जो आप? देखिए, हमारी जो हमने यहाँ का स्टडी किया, हमने सबसे पहले जब नवंबर में हम आए तो हम जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब मैं भी पहली बार जाना कि क्योंकि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, उसमें सेंट्रल ऑफिस की जितने भी केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिस हैं उसके मेंबर होते हैं, उन सारे को हम लोगों ने नोटिस दिया कि आज आपके यहाँ, क्योंकि क्या है कि जो सरकारी संस्थान भी हैं, अगर वो, क्योंकि आज के डेट में आप जान रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के तहत वो लोग आदमी रखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड या कुछ क्लास 4 टाइप के या डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो वैसे लोग उस समय पे उन लोगों को कहा गया कि आप उसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हुए। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पे आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिस्ट को पूरा डालना। दूसरा, हमारा पूरा ध्येय है कि जितने भी एस्टेब्लिशमेंट कवरेबल हैं, ठीक, उस सारे एस्टेब्लिशमेंट को हम कवर्ड करें। इस हमारे इस साल का ये है। और दूसरा कि जो एस्टेब्लिशमेंट में अगर जितने एम्प्लॉय एज पर एक्ट, एज पर लॉ, अगर वो इनरोल होने लायक है तो उसमें किसी एक को भी हम वो ना छूटे। और इसके लिए मैं पूरे तरह से सारे एम्प्लॉयर यूनियन को भी वो कहा हूँ कि आज के डेट में आप यदि आप दान करते हैं, पंजाब की धरती ऐसी है, तो आप इसको भी दान मान के चले, क्योंकि कल के डेट में अगर ये एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के जाता है या यहाँ डेथ हो जाती है या किसी भी कारण से आपके यहाँ 55 से 50 साल तक जो अगर आपके सर्विस देने के बाद गया, अगर आप उसको उसके हाथ में पेंशन का पेपर आप हाथ में देते हैं, उसकी क्या खुशी होगी वो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर बढ़ चढ़ के आए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखेंगे तो फिगर बढ़ी भी है हमारी, जो मेंबरशिप जो है, जो एम्प्लॉय की सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ी भी है जी। सौरभ स्वामी जी, बेहद अहम जानकारियां जो जरूरी थी, बहुत ज़रूरी थी, वो आपने साझी की हैं, बताई हैं, तो जिससे जो मुलाजिम हैं, जो फैक्ट्रियों में या दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहद जो है अच्छी साबित होंगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मित्रों, ये सन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो प्रोविडेंट कमिश्नर ग्रेड 1 सौरभ स्वामी जी, जिन्हां ने प्रोविडेंट फंड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बेहद अहम जानकारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।